हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री पेपर 1 का, जिसमें आपको गांधी का युग और जन आंदोलन पढ़ना है। तो उसके क्रम में आज हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के यूनिट्स चैनल पे अपलोड हैं। तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का, और एग्जाम में ये तीनों टॉपिक क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर यूनिट नंबर 4 की पार्ट 2 की वीडियो कल अपलोड होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइमन कमीशन क्या है। देखो, 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 का जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम में किए गए जो सुधार थे उनकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था साइमन कमीशन के नाम से, और उसके अलावा भविष्य की उपायों का सुझाव देने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था, जो पूरी तरह से एक अंग्रेजी कमीशन था। तो ये कमीशन क्या था? ये एक ऐसा कमीशन था, देखो 1919 में जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, उसके द्वारा बहुत से सुधार उसने किए थे अपने देखने में, तो उन सुधारों की जांच करने के लिए। और उसके अलावा जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, तो उससे पहले 1927 ईस्वी में जो साइमन कमीशन बनाया गया था, यही बात कहने के लिए बनाई गई थी कि भारत के लिए ब्रिटिश सरकार एक संविधान बनाएगी, एक भारत सरकार अधिनियम बनाएगी जो 1935 में बना था। तो यहाँ पर देखो वही बात कही जा रही है कि 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 के अधिनियम में किए गए सुधारों की जांच करने के लिए और भविष्य के उपायों का सुझाव देने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था, और वो कमीशन था साइमन कमीशन। ये कमीशन पूरी तरह से अंग्रेजी कमीशन था, और ये कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन साइमन, तो ये अध्यक्षता कर रहे थे साइमन कमीशन की, और इस आयोग में 7 अंग्रेज सदस्य थे। मतलब ये जो कमीशन था पूरी तरीके से अंग्रेजी कमीशन था, इसमें एक भी प्रतिनिधि भारतीय नहीं था। 7 सदस्य इसमें थे और वो 7 सदस्य अंग्रेज थे। तो जब 1928 ईस्वी में ये कमीशन भारत पहुंचता है, तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस कमीशन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि इस कमीशन में केवल और केवल जितने भी सदस्य हैं वो अंग्रेज हैं। इसमें उन्होंने एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया है। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का पूरी तरीके से इरादा बना लिया था, और सर जॉन साइमन जो थे यही साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। अब देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। ये बात तो मैंने आपको बताई है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इस कारण इसका स्वागत किया गया था साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ। जब 1928 में ये कमीशन भारत पहुंचा, तो सभी भारतीयों ने ये नारा लगाया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। पूरे भारत में विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से इस कमीशन का विरोध किया गया था। तो इस साइमन कमीशन के विरोध के लिए लखनऊ में लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसमें पंडित नेहरू घायल भी हो गए थे। देखिए भारत के हर एक स्थान पर इस कमीशन का विरोध हो रहा था, और यही नारे लगाए जा रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो लखनऊ में इसके लिए अंग्रेजी पुलिसों ने लाठी चार्ज भी किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। इसके अलावा लाहौर में विरोध करते हुए जो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय, इनके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार के पुलिसों ने इस प्रकार लाठियां बरसाई कि लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए, और इस जख्म के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय जोरों शोरों से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिस कारण इन्हें बहुत ज्यादा मारा गया और इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं कि साइमन कमीशन की मुख्य बातें क्या क्या थी, क्योंकि एग्जाम में साइमन कमीशन की मुख्य बातें भी प्रश्न पूछता है। तो इसकी पहली बात थी कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाए और काफी सीमा तक उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए। तो साइमन कमीशन की पहली बात तो ये थी। साइमन कमीशन की दूसरी बात थी कि केंद्र में अनुउत्तरदायी शासन को ही बनाए रखा जाए। इसकी तीसरी बात थी कि ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधित्व में विशाल भारत की एक परिषद की स्थापना की जाए। उसके अलावा साइमन कमीशन की चौथी मुख्य बात थी कि अधिक व्यापक
मताधिकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। साइमन कमीशन की 5वीं मुख्य बात थी कि जो बर्मा है उसको भारत से अलग कर दिया जाए और सिंध को बम्बई से भी अलग कर दिया जाए। पृथक करना का मतलब अलग करना। तो साइमन कमीशन में एक मुख्य बात ये भी थी कि बर्मा को भारत से अलग करके एक नया देश बनाया जाए और सिंध को भी मुंबई से अलग करके एक अलग बना दिया जाए। उसके अलावा छठी बात थी कि भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार ही भारतीय सेना में उच्च पद भी प्रदान किए जाएं। तो 6 ये महत्वपूर्ण बात साइमन कमीशन की थी, ये बात याद रखिएगा। साइमन कमीशन के बाद जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे हिस्ट्री में वो है नेहरू रिपोर्ट। तो अब हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं और ये सारा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि बन रही है। तो आपका जो तीसरा टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो जब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जब आपको पढ़ाऊंगी तब आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट या साइमन कमीशन ये सब जो था या पूर्ण स्वराज की मांग जो आगे आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि बनती जा रही है आंदोलन करने के लिए। तो डिटेल में जब आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हिस्ट्री में जो कुछ जैसे जैसे हुआ है वैसे ही बिल्कुल हम एक क्रम में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने साइमन कमीशन देखा, अब हम उसका अगला टॉपिक नेहरू रिपोर्ट को देखेंगे। अब नेहरू रिपोर्ट पढ़िए कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट भी एग्जाम में पूछेगा और नेहरू रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं वो भी एग्जाम में पूछेंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है नेहरू रिपोर्ट। देखिए, जब नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह देखने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था कि भारत सरकार जो है वो कैसे काम कर रही है, क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों का शासन था तो ब्रिटिश सरकार वहां से बैठी सब कुछ देख रही थी। तो उन्होंने ये देखने के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा 1928 ईस्वी में किस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। अच्छा देखिए, यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा, 1927 का मतलब 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इस कमीशन को भारत आने में 1928 का समय हो गया था। तो जब 1928 में यह कमीशन भारत आया तो इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि न होने के कारण इसका बहिष्कार भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया और उसके लिए विद्रोह हुआ। लेकिन विद्रोह के बाद भी अंग्रेजों ने इस आयोग में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि भारत सचिव उस टाइम पर जो थे लॉर्ड बर्किनहेड जिनका नाम था, ये भारत सचिव थे। उन्होंने भारतीयों को स्वयं संविधान बनाने की चुनौती दे दी, क्योंकि अंग्रेज ये बात जानते थे कि भारत के लोग ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिससे भारत के हर राजनीतिक दल और भारतीय लोग संतुष्ट हों, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, तो जब भी कोई संविधान बनेगा तो दोनों लोग उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसी बात को सामने रखते हुए लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को ये चुनौती दी कि तुम स्वयं का संविधान बनाकर दिखाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि कमीशन का बहिष्कार करना कोई समझदारी की बात नहीं है, यहाँ रहेगा समझदारी की बात नहीं है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक छूट गया नोट्स बनाते टाइम, क्योंकि भारतीय स्वयं संविधान नहीं बना सकते, ये बात अंग्रेजों को लगती थी ऐसी। तो भारतीय नेताओं के सामने अभी एक चुनौती थी कि एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाए जिससे भारत के सभी राजनीतिक पक्ष स्वीकार करते हों। तो अब भारतीय नेताओं के सामने इस प्रकार की एक चुनौती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि हम ऐसे संविधान को बनाकर दिखाएंगे अंग्रेजों को। तो इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और ये समिति 8 सदस्यों की समिति थी। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में संविधान का एक प्रारूप भी तैयार कर लिया। इसी संविधान के प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अगस्त 1928 ईस्वी में। उसी तैयार संविधान के प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहला लक्ष्य माना गया। अब डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस टाइम की ये हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं अभी, उस टाइम पर भारतीयों का
ये मकसद नहीं था कि उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा पूरी आज़ादी मिल जाए और वो हमेशा के लिए अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाए, जबकि उस टाइम के भारतीयों का ये मानना था कि हमें ब्रिटिश सरकार के अधीन ही डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त हो जाए। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये था कि भारत ये चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ही शासन करे, लेकिन हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर शासन करेंगे और हम अपने देश के लिए काम करेंगे और ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगे। तो इसलिए डोमिनियन स्टेट्स को पहला लक्ष्य माना गया नेहरू रिपोर्ट के अंदर और पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य रखा गया नेहरू रिपोर्ट के अंदर। पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरीके से आज़ादी, मतलब अंग्रेज़ों के अधीन न रहना बल्कि पूरे तरीके से आज़ाद हो जाना। तो नेहरू रिपोर्ट में देखो डोमिनियन स्टेट्स को पहला लक्ष्य रखा गया क्योंकि उस टाइम पर आज़ादी पूरा मकसद नहीं था, दूसरा मकसद था पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी। तो जब ब्रिटिश सरकार के सामने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकृत नहीं किया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पहले तो उसने खुद ही चुनौती दी थी, लेकिन जब उसको तैयार कर लिया गया तो ब्रिटिश सरकार देखो हमेशा ऐसा ही करती थी, नकर जाया करती थी। तो इस बार भी उसने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दे दिया। नेहरू रिपोर्ट तो स्वीकार नहीं किया गया ब्रिटिश संसद में, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट ने भारत में अनेक निर्णयों को जन्म दे दिया था। अब वो निर्णय क्या थे उनको आगे समझिए। तो अब देखिए जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था वो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उसके द्वारा सांप्रदायिकता की जो भावना थी अंदर ही अंदर भारत के लोगों के अंदर पल रही थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद अब वो पूरी तरह से उभर कर सामने आ चुकी थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने और हिंदू महासभा के लोगों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने और हिंदू महासभा के लोगों ने, दोनों ने सांप्रदायिकता को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अतः इस सांप्रदायिकता के मामले से निपटने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तुत किया। तो आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण है, एक पृष्ठभूमि बन रही है। और आगे चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चला दिया जाता है 6 अप्रैल 1930 से। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें। यहाँ पर ये बात इसलिए मैंने नोट्स में ऐड की ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि हाँ कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण है। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी, उन्होंने मतलब किन किन चीज़ों की मांग अंग्रेज़ों से की थी। वैसे तो ये रिजेक्ट कर दी गई थी, एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो नेहरू रिपोर्ट की पहली मुख्य बात थी कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। भारतीय नेताओं ने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर ही अपने भारत पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन मतलब मेन बड़ी सरकार कौन होगी, ब्रिटिश सरकार ही होगी। दूसरी बात कही गई, जो दूसरी मुख्य बात थी नेहरू रिपोर्ट की, वो थी कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाए। तीसरी बात जो कही गई नेहरू रिपोर्ट में, जो मांग की गई ब्रिटिश सरकार से, वो थी कि नेहरू रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया, एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट की जो चौथी मांग की गई थी वो ये थी कि 21 वर्ष से अधिक के आयु के जो पुरुष या महिला हैं उनको मतदान यानी वोट देने का भी अधिकार दिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की जो पांचवी मांग थी वो ये थी कि प्रांतों में अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षण का भी प्रावधान किया जाए। छठी मांग थी कि प्रांतों का विभाजन या गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, न कि किसी वर्ग या समुदाय के आधार पर। और सातवीं बात ये थी कि सभी भारतीयों को 19 मौलिक अधिकार एवं महिलाओं को पुरुष के समान सभी अधिकार दिए जाएंगे। यानी भारतीयों के लिए 19 मौलिक अधिकार की मांग की गई और महिलाओं को बिल्कुल आदमियों के बराबर समाज के अंदर समान अधिकार दिया जाए, इसकी भी मांग नेहरू रिपोर्ट के अंदर की गई थी। आई होप कि आप नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातों को समझ गए होंगे। तो आपके भारतीय इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। नेहरू रिपोर्ट में आपने देखा कि पूर्ण स्वराज की मांग पहला लक्ष्य नहीं था। पहला लक्ष्य डोमिनियन स्टेट्स की मांग थी कि अंग्रेजों के अधीन रहकर काम किया जाए। लेकिन जब कांग्रेस ने देखा कि नेहरू रिपोर्ट को भी ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, तो इसके लिए कांग्रेस ने लाहौर में अधिवेशन किया और पूर्ण स्वराज की मांग की, पूरी आज़ादी की, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्र होने की मांग की। तो देखिए, जब पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रेषित जो रिपोर्ट थी, जो नेहरू रिपोर्ट थी,
उसको जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब पिता के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, तब बेटे की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ 1929 ईस्वी में। तो कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में दृढ़ता के साथ पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, अर्थात स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज के नारे लगाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर नारा लगाया पूर्ण स्वराज का, और उन्होंने कहा कि अब स्वतंत्रता हमारा पहला लक्ष्य है और जब तक हम इस देश को आज़ाद नहीं करा लेते अंग्रेज़ों से, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे। तो इसी घटना के बाद, इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारत में स्वराज दिवस समारोह उत्साहपूर्वक खुशी के साथ मनाया गया। और फिर इसी के बाद हर साल प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन यह समारोह 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया। तो जब फाइनली हम 1947 में आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, तो उसके बाद 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज भी हम गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को 1950 ईस्वी में हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। हमारा संविधान तो बनकर तैयार ही हो गया था, लेकिन इंतजार किया जा रहा था 26 जनवरी का, उसी तिथि को इसको लागू किया जाएगा पूरे भारत में। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया और हम प्रतिवर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आई होप कि आप पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आज की वीडियो के टॉपिक उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो इसके लिए नहीं देखना पड़ेगा। और आपकी जो पार्ट 2 होगी उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।